आप देखें दुनिया बजट स्पेशल, मैं हूं नीचे। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों का जब सिलसिला हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने बस मिस कर दी है और जो माशी तरक्की हमें देगी खत्ते के ममालिक में, वो पाकिस्तान में नहीं देखने में आई पिछले 4 साल के दौरान। और हमने देखा कि चाइना के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी बहुत तरक्की हुई। हमारी तरक्की रफ्तार बहुत सुस्त है, आपके सामने 1.7 तक भी हमारी GDP जा चुका है। इस दफ़ा कुछ बेहतर है 3.7, कंसिडरिंग के हमारी सिर्फ 2% की आबादी ज़्यादा नहीं है। और महंगाई में इजाफा फिर भी पाकिस्तान में इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा है। चीन, श्रीलंका, भारत जो बहुत तरक्की करते रहे, उनके 10% से कम है और हम बड़े आराम से 11% से ऊपर जो है हमारी महंगाई की शरह है। हालांकि हम देखें कि 2008-9 में ये अपने हाईएस्ट पे थी, 20% तक भी थी जब इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी। उसके बाद से 11.7 2009-10 में रही, तकरीबन 14% 2010-11 में, और इस साल थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी वादे के मुताबिक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ सकी है, जो कि आज हमारा टॉपिक है कि इस महंगाई का हल क्या है, क्योंकि आवाम इसमें पिसे जा रहे हैं। डॉक्टर मितफ़ा इस्माइल आज हमारे साथ मौजूद हैं, इकॉनमिस्ट हैं। आइए उससे बात करें। डॉक्टर साहब, प्राइम रीज़न क्या है आपके ख्याल से ये जो महंगाई जो है आवाम के सर के ऊपर डंडे बजा रही है? प्राइम रीज़न इसका एक ही है, महंगाई बढ़ने का एक ही तो वजह होती है कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट ज़्यादा होता है, फिर गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करती है, या वो पैसे प्रिंट नोट छापेगी या वो बोरो करेगी, आइदर वे। और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। जो प्राइमरी जो रीज़न इन्फ्लेशन का होता है वो यही होता है कि यू हैव टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स, कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हाँ, कि आपने पैसे की क्वांटिटी बढ़ा दी, मनी सप्लाई बढ़ा दी, समझ लीजिए नोट छाप के लिए से, तो आपके पास पैसे ज़्यादा, नोट ज़्यादा हो गए, चीज़ें तो उतनी रही हैं, प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ी, तो वो ज़्यादा पैसे का एक्सटर्नल फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने बताया अभी 2008-9 में फ्यूल, इंटरनेशनल ऑयल अपने हाईएस्ट पे चला गया, तो हमारी भी इन्फ्लेशन हाईएस्ट चली गई थी। और जितना हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है तो वी आर वेरी सेंसिटिव टू इट। इट्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल। प्राइस से देखें, एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कुछ तो, अगर पूरी दुनिया में हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही होती है, जब कमोडिटी की बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो कभी कभी मसला हो जाता है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है कि हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही हो। कभी तेल महंगा हो जाता है तो कोयला सस्ता हो जाता है, मिसाल के तौर पर, या खाने का तेल सस्ता हो जाता है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाते हैं, स्टील सस्ता हो जाता है, या कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बट जो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन चल रहा है, आप वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो इंटरनेशनल फैक्टर्स तो पूरी दुनिया में अफेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ अफेक्ट नहीं करते। तो लेकिन अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है इंडिया से, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है श्रीलंका से, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है बांग्लादेश से, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है चीन से, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स तो नहीं है। आपके नज़दीक ये जो है फंक्शन जो है ये बजट डेफिसिट का है, प्राइमरली इससे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप बजट डेफिसिट को कंट्रोल कर लें, ऑफ कोर्स, या टैक्स बढ़ा लें या गवर्नमेंट के अखराजात कम कर लें, बजट डेफिसिट कम हो जाएगा। बजट डेफिसिट कम हो जाएगा, खुद ब खुद जो गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, पैसे की जो ज़रूरत होती है, वो कम हो जाएगी, पैसे इकॉनमी में कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। दो चीज़ें आपने कही, या तो हुकूमत के खर्चे कम, कहाँ से हुकूमत के खर्चे कहाँ से कम? देखिए, 3-4 साल पहले जो, अगर आप किसी से संजीदा आदमी से पूछें कि खातून से पूछें कि क्या मसला है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, तो कहते थे कि जो खसारा होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, वो है। अब एनर्जी का इतना ज़्यादा बहरान आ गया, एनर्जी का इतना क्राइसिस आ गया है कि वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द ह्यूज डेफिसिट्स एंड ह्यूज लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। 300-400 बिलियन रुपए का, 300 बिलियन रुपए का आई थिंक कि वो सारा में एस्टिमेट है। अब अगर 300 बिलियन रुपए तो वही जा रहे हैं, अगर हम वही, सबसे आसान है कि मतलब अगर उनके खर्चे कम कर दें, उनके नुकसानात बंद कर दें, उनके यहाँ करप्शन ख़त्म कर दें, जो भी जिस वजह से भी वो नुकसान हो रहा है, अगर उसके नुकसान को बंद कर दें, उसको प्लग कर दें, तो 300 बिलियन तो यही बच जाते हैं आपके पास। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अली मेहदी का आपको दिखाते हैं एक पैकेज महंगाई के बारे में। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के बाइस आम आदमी की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। गरीब तबके की आमदनी का ज्यादा हिस्सा खुराक की बुनियादी जरूरत पूरी करने पर खर्च हो जाता है। पहले चीज़ 500-600 रुपए की आती थी, वही चीज़ अब 1000 रुपए की आ रही। 1000 रुपए का नोट तो ऐसा है जैसे 500 रुपए में। हमारा जो बजट है, जो मंथली हमें मिलती है, उसके हिसाब से गुजारा बहुत ही मुश्किल है। कुछ रिलीफ बजट में नहीं है, अब आम आदमी के लिए नहीं है, हर चीज़ 100% के हिसाब से बढ़। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान महंगाई की शरह में 11.5% से जायद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में दाल चना 60%, चावल 19%, खुर्दनी घी और तेल 6 से 7% और साबुन की कीमत 17% बढ़ गई। कारोबारी तबके के मुताबिक महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह बिजली और गैस के टैरिफ और पेट्रोल की कीमत मुसलसल बढ़ना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि GST में कमी करे, पेट्रोल में जो रेट कम करे, ताकि
उससे ये है कि तमाम मसाइल को हल हो सके। साल के दौरान सिया जीरे की फी किलो कीमत 840 रुपए बढ़कर 1550 रुपए, साबुत सुर्ख मिर्च की कीमत 284 रुपए बढ़कर 680 रुपए, इलायची 400 रुपए बढ़कर 2100 रुपए किलो पर पहुंच गई है। आने वाले बजट से रिलीफ मिलने के बजाय महंगाई मजीद बढ़ने के खदशात लाहक हैं। कैमरामैन अदिल अली के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। अगर मैं नाज़रीन हम बात करें बजट के हवाले से, अगर आपको ऑडियो का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, लैपटॉप से लग रहा है, वो ऑडियो का मसला नहीं है, ये मेरे गले का थोड़ा सा कसूर है, उसके लिए माजरत। डॉक्टर साहब हम बात करें महंगाई के हवाले से, स्टेट बैंक के किरदार के हवाले से बात होती है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं महंगाई कंटेन करने के लिए? फिस्कल पॉलिसी में तो जो मैं आपको ब्रेक से पहले गुजारिश कर रहा था कि एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप बजट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। दैट इज़ आई मीन फिर कुछ स्पेंडिंग ऐसी होती है गवर्नमेंट की जो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होती है, कुछ स्पेंडिंग कम इन्फ्लेशनरी होती है, वो थोड़ी सी पेचीदा डिस्कशन में लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट को आप कम करते हैं ईदर बाय रेजिंग टैक्सेस या खर्चे अखराजात। कैन यू रेज टैक्सेस? ऑफ कोर्स, मतलब एक ज़माने में 1997 में मिसाल के तौर पे हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो था वो 13% था, अब 10% है। तो हम तो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी विल गोइंग बैकवर्ड्स। ओके, स्टेट बैंक का क्या रोल देखते हैं आपके ख्याल से? क्योंकि अगर हमें प्रो ग्रोथ जाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने रेट तो कट करने पड़ेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से रेट नहीं कट करता। अगर आप प्रो ग्रोथ जाते हैं तो इन्फ्लेशन एक दफ़ा फिर काबू से बाहर हो जाती है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। ये बात कितनी रियलिस्टिक है आपके ख्याल से? देखिए, स्टेट बैंक बड़ी बाइंड के अंदर है क्योंकि इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है और इतनी फेडरल गवर्नमेंट की एपेटाइट है पैसे के लिए, इतनी ज़रूरत है उसको पैसे की कि स्टेट बैंक को इवेंचुअली फाइनेंस तो करना है उसको किसी भी तरह से डेफिसिट को। स्टेट बैंक के पास जो रूम है मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने का वो बहुत मिनिमल है। वो जो टारगेट करते हैं वो एक इन्फ्लेशन का कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज़ करें इन्फ्लेशन को, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि इकॉनमी की ग्रोथ बहुत कम ना हो जाए, या उल्टा कर लीजिए कि इकॉनमी की ग्रोथ चलती रहे लेकिन इन्फ्लेशन बहुत नहीं। कोई चांस है हाइपर इन्फ्लेशन का? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अब इतना नहीं है चांस। आपको पता है कि 17 या 20% इन्फ्लेशन था, थोड़ा सा उसको कंट्रोल हुआ है, 13% आया था, शायद इस साल भी मतलब पता नहीं कितना आएगा अब नंबर एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से कोई हाइपर इन्फ्लेशन का डर नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन से ज़्यादा बुरी मार गरीब लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को नहीं लग सकती है। इन्फ्लेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो स्टेट बैंक की रियली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया भर में स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करें और इन्फ्लेशन को कम रखें। हमारे स्टेट बैंक को लेट्स कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन में कहा यह जाता है कि ज़्यादा इशू आपकी अपने गवर्नेंस का है। जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदा होती हैं वो भी महंगी मिलती हैं। डू यू एग्री टू दैट? जो चीज़ें हमारे यहाँ पैदा होती हैं उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करते। आई थिंक 1/3 ऑफ सम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज़ वेस्टेड, क्योंकि फार्म टू मार्केट रोड इसमें नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है। अब इतनी बिजली का बहरान है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं बंद हैं, अगर आप डीजल से चला रहे हैं तो आपके बारे में नहीं आता वो, तो फिर वो सब्ज़ी फेंकी जाती है, दूध हमारा यहाँ ज़ाया होता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिसके अंदर ये मसले होते हैं। पंजाब हुकूमत ने फॉर इंस्टेंस बड़ी कोशिश करी है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इम्प्रूव करें और हम उसको ज़ाया ना होने दें, लेकिन इतने सारे मसले हैं कि हमारा काफ़ी जो पैदावार जो होती है वेजिटेबल्स की वो ज़ाया हो जाती है, जिसके तहत उससे थोड़ी सी महंगाई तो बढ़ती है। तो यानी कि फार्म टू मार्केट जो एक सप्लाई चेन है, पूरी कोल्ड चेन है, सप्लाई चेन है, वो अच्छी बनी हुई हो तो बेहतर हो जाएगा। यस, उसमें आप बता रहे हैं कि एनर्जी का इशू है, एनर्जी का बहुत बड़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का इशू है, वो डीजल की इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो तो फौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकता, टाइम लेगा। ऑफ कोर्स एवरीथिंग टेक्स टाइम, लेकिन हमको कोशिश ही करनी चाहिए हम उस तरफ चलना तो शुरू कर दें। मतलब जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, हमने तो पहला स्टेप ही नहीं ले रहे, तो वो दैट्स द पॉइंट। ओके, हम बात कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी के हवाले से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती। पहले हमने बात की किस तरह से कंटेन किया जा सकता है। हमने देखा है कि हमारा बजट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है हर साल। इसका मतलब ये है कि हुकूमत कहीं ना कहीं अपने खर्चे कंटेन करने के बजाय बढ़ा रही है। हुकूमत का खर्चा एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी बढ़ ही रहा है थोड़ा सा। जी, क्या वजह है इसकी? आप क्या समझते हैं? क्या हमने अपने आप को फिजिकली डिसिप्लिन नहीं किया हुआ, या हमें ये नहीं पता कि हमने अपने खर्चे किस तरह कंटेन करते हैं, या हम इन चीज़ों की तरफ देखते नहीं हैं? जो दो बड़े खर्चे अब हैं वो एक तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसान है, जो कि फजूल में खर्चे, मतलब एक हुकूमत के है, अगर उसकी बेटर मैनेजमेंट हो जाए तो वो खर्चे रोकना। क्या करें उसके अंदर?
उसकी बेटर मैनेजमेंट करें। आप प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, जिधर आप प्राइवेटाइज़ कर सकते हैं प्राइवेटाइज़ करें, जिधर नहीं कर सकते उधर आप प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, करप्ट लोगों को हटाएं, ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, अकाउंटेबिलिटी लेके आएँ। और मतलब ये कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की भी कॉर्पोरेशंस चलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी चलती हैं। हम इतनी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें नुकसान कर रहे हैं। रेलवे का नुकसान हर साल बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे और इदारे हैं जिसके चलिए मैं एक और ब्रेक लेना, ब्रेक के मजीद बात करते हैं। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वक़्त नाज़रीन से पहले कि आगे चलें, हुज़ैफ़ा रहमान की रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर से उनकी रिपोर्ट है, महंगाई के वाले से। सूबाई दारुल हुकूमत होने के नाते लाहौर में माशी और कारोबारी सरगर्मियाँ पंजाब के दीगर शहरों और कस्बों की निस्बत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि सूबे के दूर दराज और कुर्बो जवार के मजदूर यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। शहर में कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर सुबह सवेरे इस उम्मीद और आस पर आते हैं कि इन्हें आज मजदूरी जरूर मिल जाएगी। 2-3 महीने हो गए सानू वेलिया, बच्चे साडे भुखे मर रहे हैं। 10 दिन 15 दिन इधर मजदूर बैठे रहते हैं। इनमें एक मजदूर असलम भी है जो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी का पहिया चला रहा था, मगर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और एनर्जी बहरान ने इस मजदूर से इसका रोजगार छीन लिया है और इसके लिए अपने 5 बच्चों को पालना नामुमकिन बनता जा रहा है। कारोबार बिल्कुल नहीं, महीना होगा मैं फारग बैठे को, ठीक है, हम बच्चे कहाँ से पालें। जहाँ पहले एक शख्स 4 या 5 मजदूर काम के लिए साथ लेकर जाता था, वहाँ अब लोग बामुश्किल एक मजदूर पर इत्तेफाक करते हैं और लोग इसकी वजह बिजली की किल्लत और महंगाई बताते हैं। मैं 2 आदमी 3 आदमी खड़ूंगा, लाइट मानते सारे बैठेंगे उसे, मैं तो दिहाड़ी नहीं दूंगा। मजदूर अपनी रोजाना की उजरत से भी मुतमईन नजर नहीं आते हैं। मुल्क को दरपेश मौजूदा बहरानों की वजह से मजदूर तबका दिन ब दिन पिसता जा रहा है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत बेरोजगारी के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरामैन साबिर खोकर के साथ हुज़ैफ़ा रहमान कुरैशी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। डॉक्टर मितफा इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, GDP के हवाले से बात करते हैं। मैंने भी शुरू में बताया कि हमारी GDP ग्रोथ सबसे कम है खत्ते में, ऐसा क्यों? देखिए, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की GDP जो थी वो, या नेशनल इनकम जिसको कहते हैं, वो इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से भी तेज़ चलती थी। अगर हम और मुल्कों को ना देखें, मतलब मलेशिया, चाइना को ना देखें, हम अपने एरिया में रहें, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया से हम तेज़ ग्रो करते थे। पिछले 4 सालों में हमने इन तीनों ममालिक से भी आहिस्ता ग्रोथ करी है। ग्रोथ कम करने का GDP का मतलब ये है कि हमारी नेशनल इनकम या लोगों की जो आमदनी है वो कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। एक लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है, नदीम हैदर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या ख्याल है, आइंदा आने वाला बजट अवाम दोस्त होगा, हमेशा की तरह दुश्मन होगा? देखिए अनीस भाई, अभी आपका जो सवाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि दोस्त होगा या दुश्मन होएगा। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत ने तो जो काम के साथ किया है पिछले 4 साल में, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि दुश्मनों वाला हिसाब किया है। लेकिन अभी जो है वो शायद दोस्त बन जाएं, क्योंकि इस साल में जो है वो इलेक्शन होने हैं, तो जाते जाते वो थोड़ा सा मरम रखेंगे कि शायद उनको दोबारा से हुकूमत में चांस मिले ना। तो मेरे तो ख्याल से यही है कि थोड़ा सा दोस्त वोस्त बन के दिखाएंगे, लेकिन आप यकीन करें कि उसके पीछे भी कोई और साजिश ही मुझे को लगती है। नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम का रिएक्शन मेरे ख्याल में बड़ा नेचुरल है, जो कि पिछले 4 साल में हो चुका है। आपकी बात बीच में रहेगी प्लीज़। तो मैं ये कह रहा था कि GDP हमारे यहाँ इतनी कम बढ़ी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द रीजन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया से। अब इसकी क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से हमारी इनकम कम बढ़ी है? नंबर 1, सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट करता है और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेट करता है कि 4% हमारी GDP 3.5 से 4% इसलिए कम बढ़ी है क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान है। तो एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा ठीक है। दूसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ एरिया में, पंजाब में तो बेहतर है कदरे, लेकिन बाकी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑल टाइम लो है। ऑब्वियसली आप देखें ना, बाहर से अगर यहाँ बिजली आप नहीं दे रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी यहाँ पे? आप मतलब अगर आप, और उसके बाद अगर रुपया डिवैल्यू हो रही है तो जो हो रहा है, तो जो आदमी आज 90 रुपये का रुपया लेके अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, बाहर से फ़ौरन सोचेगा 2-3 साल में तो 100-120 रुपये का हो जाएगा, तो वो भी नहीं कर रहे। फिर पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, इंडिजिनस लोग, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अगैन बिजली आप नहीं दे रहे, आप गैस नहीं दे रहे। पंजाब के अंदर 180 दिन फॉर इंस्टेंस इस साल गैस की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद रही हैं। तो ये तो मतलब रुपया आपका सस्ता हो रहा है, ये एक और फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे आप चीफ रीज़न क्या समझते हैं? अगेन हम इतना ज़्यादा डेफिसिट कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा बोरो कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो हमारा इन्फ्लेशन, एक सीधा फार्मूला है कि अगर हमारा इन्फ्लेशन 10% का है और हमारी जो ट्रेडिंग करेंसीज हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं उनका उधर इन्फ्लेशन 2% का है, तो 8% जो है वो कहाँ से आएगा? वो उतना रुपया डिवैल्यू हो जाएगा। तो हर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक हम अपने बजट खसारे पे काबू नहीं पा सकेंगे, महंगाई पे काबू नहीं पा सकेंगे। नीचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।